अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू एट 5 और मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी इंतहाई अहम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी पनामा के मामले की, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर ही केस जो है ये सुना जा रहा है। इसके अलावा बात करेंगे हम अपने उन हीरोज़ की जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं, लेकिन हम क्यों उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जिस मुल्क के असातिज़ा सरापा एहतजाज हो, उस मुल्क का क्या होगा, उस कौम का क्या होगा, सरापा एहतजाज है असातिज़ा, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा गैर कानूनी स्टंट्स का मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले पनामा के मामले की जानिब बढ़ते हैं। आज अदालत ने जो वकला हैं शरीफ फैमिली के, उनसे जो तकसीम के जो कागजात हैं और जो दस्तावेज़ात हैं जो मियाँ शरीफ की वफ़ात के बाद तकसीम हुए जायदाद की, उन दस्तावेज़ात को जो है वो तलब किया है। अब देखना यह है कि कितना आसान है इन दस्तावेज़ात को पेश करना, और क्या ये जो है जब अगर प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो फिर ये केस आगे किस तरह से बढ़ेगा। इसी वाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर कानूनदान अहमद रज़ा कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है किस तरफ को जा रहा है ये केस, कितना पॉजिटिव है और कितना आसान होगा तकसीम के जायदाद के जो दस्तावेजात हैं, जो कागजात हैं, वो प्रोवाइड करना अदालत को? देखिए, जैसे जैसे केस प्रोसीड कर रहा है जी, वैसे वैसे जो चीजें सामने आ रही हैं उभर के अदालत के कमरे से, वो ये है कि शरीफ फैमिली का जो केस है उसमें यकसुई नहीं है। नहीं, उसमें जो होता है ना, एक जब आप सच बोल रहे हो तो जितने भी लोग उस बारे में बात करेंगे तो वो उनका मौक़िफ़ एक होगा, वो एक ही तरह से उस बात को अदा करेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि जब आप एक झूठ का सहारा लें, एक झूठ को साबित करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और अब इन तमाम बातों से जो उनके मुकदमे की बड़ा कमजोर हो रहा है और उनकी सच्चाई की कली खुलती जा रही है। और जैसे जैसे केस प्रोसीड कर रहा है वैसे वैसे उनके जो मामलात हैं अदालत के सामने, वो खासे जो है परेशान कौन हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा कसूरी साहब, अभी गुज़श्ता दिनों जो एक इंटरव्यू सलमान शहबाज साहब का एक निजी टेलीविजन के ऊपर हमने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जायदाद की जो तकसीम है वो 2007 में हुई। अगर ये मियाँ शरीफ साहब जो हैं मरहूम, उन्होंने अपने जो ख़ानदान है या अपने पोतों में तकसीम की है जायदाद, तो फिर तो उनकी वफ़ात तो पहले हुई। तो ये जो बयान है उनका, ये कितना मुतनाज़ा और कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है इस सारे मामले को? मियाँ शरीफ का इंतकाल हुआ है 2004 में जी, और 2004 में उन्होंने कहा जी कि वो जायदाद का एक बड़ा मेजर पोर्शन अपने पोते को दे गए। हालांकि जो इस्लामी जो है कानून वरासत, उसमें तो पोतों का तो बारी नहीं आती। पहले तो जो है, जो आपके अपने बेटे और बेटियां होती हैं उनमें जायदाद तकसीम होती है। हाँ, आप किसी पोता पोती को दे सकते हैं, लेकिन गिफ्ट करके या विल करके। लेकिन अगर गिफ्ट या विल होगा तो वो फिर डॉक्यूमेंटेड होगी, क्योंकि विरासत तो ऑटोमेटिक हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आदमी मरता है, मरने के अगले ही दिन जो है विरासत खुल जाती है और वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जायदाद होती है, उसके अंदर आपका नाम जो है वो आ जाता है। जो बच्चे हैं उनका तस्लीम हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी पोता पोती को देने चाहें, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए या तो वेल करें इसी, या फिर उसमें कोई जो है गिफ्ट करें। तो इन दोनों सूरतों में आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। विल जो है वो मरने के बाद होती है, जायदाद तो ट्रांसफर होती है। और जहां तक गिफ्ट का ताल्लुक है, गिफ्ट में जैसे ही आपने गिफ्ट किया, अगले ही मोमेंट जो जायदाद है जिसको आपने गिफ्ट किया है उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। तो चीज ये है कि ये सारी चीजें जो है वो एक जो मनी ट्रेल उनके जो गले में पड़ गई है, क्योंकि वो अपने शुरू में ही ये मान चुके हैं कि वो जो कंपनियां थी ओवर अपने ऑफ शोर वो उनकी मलकियत है।
तो मलकियत जब उन्होंने मान ली तो फिर जो बारिश सबूत जो है वो इन पर शिफ्ट कर गया कि भाई आपने जो वो कंपनी बनाई वो कोई सैकड़ों या हजारों या लाखों में नहीं, वो तो अरबों रुपए की कंपनीज है। तो वो पैसे आपके पास ये बच्चे जो थे वो कहाँ से आए? वो तो यानी उस उम्र में अपने बाप के कफील होंगे, वो पैसे कहाँ से आए? और उन पैसों को साबित करने के लिए कभी कतरी शहजादे का खत लेके आते हैं, कभी कुछ करते हैं। जैसे जैसे वो अपने इन झूठों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उससे उतना ही फंसते जा रहे हैं। और इनके जो अपने जो आगे जो इनके गुमाश्ते हैं जो आके बाहर आके अदालत लगाते हैं वो सवाए गैर कानूनी बातें और किस्से कहानियों के अलावा उनके हाथ पर कुछ भी नहीं है। कोई शख्स जो है ना इनका जो गुमाश्ता जो बाहर आके इनको सपोर्ट करता है वो कोई भी असूली बात या कानूनी बात का कोई जिक्र नहीं करता। अच्छा कसूरी साहब, इस केस को देखने वाले, इसको फॉलो करने वाले आप हों चाहे हम लोग हों, मीडिया के लोग, एक चीज तो बड़ी हमें वाज़ेह नजर आ रही है कि कंफ्यूजन मौजूद है, तजाद जो है वो बयानात में, चाहे वो खानदान के बयानात हों चाहे वो वकील के बयानात हों। क्योंकि आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने भी कहा शाहिद हामिद साहब को कि आपके बयानात में तजाद है। ये तजाद जो है ये मुकदमे का फैसला करे या ना करे, लेकिन आर्टिकल 62, 63 के तहत जो है इस तजाद को किस तरह से देखा जा सकता है? क्या ये उस आर्टिकल के तहत कोई ना कोई इसका फैसला जो है उसको आसान बना सकता है क्योंकि तजाद तो मौजूद है? बात ये है कि आर्टिकल 62F जो है जिसमें कि अगर कोई शख्स जो कि सादिक और अमीन नहीं है और नॉन प्रोफोगेट भी नहीं है, वो ऐसा शख्स जो है वो जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। तो ये झूठे बयान हैं और बयान भी अदालत के सामने झूठे बयान जो है वो इनको उस रिक्वायरमेंट जो कि है, जो कि क्वालिफिकेशन है एक आदमी अमीन और सादिक होना चाहिए, वो उस जो है क्वालिफिकेशन से महरूम हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मरियम सफदर साहिबा का जो मामला है नेल्सन एंड नेस्कोल की दस्तावेजात का, इसको मरियम जो है वो उनके जो दस्तखत हैं इस पर इनके वकील ने कहा कि वो जाली हैं जो दस्तखत किए गए हैं, जबकि जो ईमेल्स की बात है जो पहले पीटीआई जो है वो पेश कर चुकी है अदालत में, और उनमें 2004 में एक ईमेल जो है वो मरियम सफदर साहिबा उसको तस्लीम कर चुकी हैं कि वो बेनिफिशियल ऑनर हैं इसकी। अगर वो बेनिफिशियल ऑनर तस्लीम कर चुकी है और अब वो ये कहती हैं कि मैं तो ट्रस्टी हूँ और मैं तो डिपेंडेंट भी नहीं हूँ अपने वालिद पर, तो ये जो तजाद है, ये तजाद भी क्या अल्टीमेटली वजीर आजम का जो ऑफिस है उसको इफेक्ट करेगा? और आप समझते हैं कि ये उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहा है? बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। और मैं आपको एक जो है अब ये जो मैं कहने वाला हूँ वो उसका ताल्लुक न कानून से न अदालती निज़ाम से है, वो ये है कि इनकी पकड़ आ चुकी है अल्लाह के यहाँ। लेट मी टेल यू, मैंने भुट्टो के खिलाफ मुकदमा लड़ा, तभी भुट्टो सोच भी नहीं सकता था कि वो तख्तादार पर चढ़ जाएगा, लेकिन आज तारीख का ये हिस्सा है कि वो तख्तादार पर चढ़ गया। तो इनकी देखे अल्लाह के यहाँ हीर होती है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ आती है जो अल्लाह की, तो फिर उससे बचा सकता। इनका मैं समझता हूँ इनका यौम हिसाब जो है वो बिल्कुल करीब आया पड़ी। इन्होंने जाना इनकी किस्मत में लिख दिया गया है। आपको लग रहा है कि जल्द फैसला आ जाएगा कुछ ना कुछ इस सारे मामले का? कितना मैं समझता हूँ कि केस बिल्कुल अपना जो है इख्तिताम के करीब आ चुका हुआ है, क्योंकि इमरान खान जमात इस्लामी के नवाज जो है वो बोल चुके हुए हैं। ये इनके अब वकील जो है शाहिद हामिद अब वो बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं, अपना मखदूम अली खान बोल चुके हैं, और शायद अगर वो चांस लेना चाहे उसको कहते हैं रिबटल, तो रिबटल में अगर इमरान खान का वकील ये कुछ कहना चाहते तो रिबटल कितना होगा? ज़्यादा तो एक दिन का रिबटल हो जाएगा। मैं समझता हूँ वी आर वेरी क्लोज नाउ जी। चलिए देखते हैं कि इस मामले का जो है आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया मिर्जा कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अगले इशू के ऊपर हम बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस कौम के हीरो की, उस मैन ऑफ कमिटमेंट और
मैन ऑफ ऑनर की, जिसने इस मुल्क को अपने दौर में जो है वो दहशतगर्दी से पाक करने के लिए जो कोशिशें की हैं, उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए इसके लिए कम है। इसके अलावा जो पाक फौज का इमेज है उसको बहुत बेहतर किया अपने इस दौर में। जो मोरल है पाक फौज का उसको बहाल जिस तरीके से किया गया, उसको बुलंद किया गया, इसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इसके अलावा सी पैक के लिए जो सिक्योरिटी प्रोविजन की यकीन दहानी जिस तरीके से इन्होंने दिलाई और एक अपना हीरो वाला जो एक इमेज है वो इनका सामने आया, बहुत ही इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता है। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ, पाक फौज के साबिक सरबराह की। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अपनी कौम के इन मेहमारों की, इन हीरोज़ की उस तरीके से पजीराई जिस तरीके से हमें करनी चाहिए, वो इज्जत अफजाई जो हमें इनकी करनी चाहिए वो हम नहीं करते। ऐसा क्यों है कि हम उन्हीं लोगों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं? और कुछ इसी तरह का मामला हम गुज़श्ता कुछ अरसे से देख रहे हैं। इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की सरबराही के हवाले से जो है इनके बारे में मुख्तलिफ बातें की गई कि इन्होंने कबूल कर ली है और उसमें कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जो शामिल नहीं हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर एक ये तासुर आया कि फिर ये उनके अगेंस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मुतनाज़ा बनाने के लिए एक ये चीज़, फिर इसके अलावा ये कहा गया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि DGISPR थे, ये तो सिर्फ उनके बयानात की वजह से जो है वो हीरो बन गए, अदरवाइज हालांकि जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनका विजन था, जो उनका काम था, उसको हम अगर देखें तो इनको जितना खिराज तहसीन पेश किया जाए उतना कम है। ये खुद एक हीरो है बजाते खुद अपनी ज़ात में। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने। बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं कौन लोग हैं इस सारी चीज़ के पीछे जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ साहब को मुतनाज़ा बनाया जाए और क्यों ऐसा किया जा रहा है? असल में बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। असल में बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले हमेशा से ही, लेकिन पिछले कोई 15-20 साल से जो एंटी पाकिस्तान लॉबीज हैं जी। वो बड़ी सरगर्म अमल है और उसमें ये कंफर्म चीजें हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो मैं ये किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन एक बैकग्राउंड नॉलेज के तौर पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पेड हैं बाई उन पावर से जो पाकिस्तान की मुखालफत में सरे फहरिस्त है और उनका एक एजेंडा है और उनका एजेंडा है पाकिस्तान के अंदर अदारों को लड़ाना और पाकिस्तान के अदारों को जो है उनके जो हेड्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ाकार से कॉम्प्रोमाइज करना। और इसमें कुछ बहुत हद तक जो प्रेजेंट लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ज़माने में, इनका भी बहुत सारा जो है वो अंतर वो शामिल रहा है। अब इन तमाम चीज़ों में चंद जाने पहचाने चेहरे हैं जो, जैसे हामिद मीर एक ऐसा शख्स है जिसने बांग्लादेश में जाके पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की फौज को गालियां दी। अभी शर्मिला बोस की किताबें और आप वेस्ट उनकी इंडियन ऑथर्स की किताबें उठा के पढ़ें, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना जेनोसाइड हो ही नहीं सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पाकिस्तान आर्मी ये काम कर ही नहीं सकती थी। ये बाहर के ऑथर के कह रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के जो किस्म के खुद साख्ता जर्नलिस्ट हैं जिनका माजी जो है वो दागदार रहा है, जिनके माजी के अंदर चीजें हैं एंड लोगों के खून से खेलने के, वो जाके अदारों को बदनाम करते हैं। एक आज साहब हैं तलत हुसैन साहब, उनको पता नहीं कहाँ से इमदाद मिल रही है, कौन उनके पीछे बैठा हुआ है, लेकिन जहाँ से भी मिल रही है बहुत हैवी मिल रही है। वो पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ बोलते हैं, खुशी महसूस करते हैं। इसी तरह उठा के देख लीजिए वो सरमद और अपना सेठी साहब और ये तमाम लोग किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब इसी एजेंडे का एक हिस्सा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पाकिस्तान के अदारों को कॉन्स्टेंटली बदनाम करते रहो ताकि आका जो है वो खुश रहे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने जो ये बात की है कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मफाद परस्त हैं, जिनको शायद न जाने कहाँ से फंड्स मिलते हैं, आपने तो इशारतन कहा, लेकिन गुज़श्ता दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा खुल के ये कहा कि मियां नवाज शरीफ के पीछे जो है कोई साजिश हो रही है। जो पनामा का मामला है वो भी एक साजिश है, उनके पीछे वही लोग हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के पीछे थे। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत बड़ा खुल्लम खुला जो है वो बात कर रही है और निशाना बना रही है पाक फौज को? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साजिश के पीछे तो जो थी वो तो जुडिशियल कमीशन था और लोग कहते हैं जुडिशियल मर्डर था। तो राना सनाउल्लाह के अंदर अगर अकल है, जो उसके अंदर अकल नहीं है, वो अकल से पैदल जो शख्स है जिसको पता ही नहीं है कि चीजें वो बोल क्या रहा है,
جس کے اپنے بارے میں اتنے متنازع بیان ہے کہ آپ سوچ اس کی تو عقل کے اوپر بہت سارے پہرے لگے ہوئے نا، تو وہ تو چیزیں سوچیں، اس کی تو آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے پڑھ لیں، مختلف چینلز پہ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی چیزوں کو ڈیبیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب بات تو وہ چیزیں میں جو عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اداروں کے خلاف کسی ایجنڈے پہ کھڑے ہوں گے نا، اب پاکستان میں بنیادی چیز جو ہوئی ہے آپ یہ یاد رکھیے گا کہ کولیشن فورسز جو ہیں 43 ملکوں کی فوج افغانستان میں لڑ رہی تھی اور وہ وہاں پہ امن لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور آج آپ دیکھیے وہاں وہ سب سے زیادہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹیکنیکلی ایڈوانس آرمیز ہیں جن کے پاس ایسے چیزیں موجود ہیں کہ وہ آپ کے جو انگلی کے ناخن ہے نا اس کا بھی پرنٹ دے سکتے ہیں، لیکن ہوا کیا، ان کو وہاں پہ شکست ہو گئی، وہ کابل کے اندر آ کے بیٹھ گئے، کابل کے اندر بھی وہ سیکیور نہیں ہے، اپنی شکست کا ملبہ انہوں نے کسی پہ پھینکنا ہے تو وہ شکست کا ملبہ حقانی نیٹ ورک سے پھینکتے ہیں، یا افغانستان کے اندر کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت نااہل اور پیٹ لیڈرشپ ہے، عبداللہ جیسے لوگ ٹاؤٹ ہیں انڈیا کے، وہ ان کے خیرات کھاتے ہیں، ان کے پیسے کھاتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، انہوں نے وہ ملبہ کسی پہ پھینکنا ہے، اب وہ ملبہ کس پہ پھینکیں گے، ملبہ پھینکنے کے لیے ان کو پاکستان ملا ہے، تو یہ جب امریکہ کی آرمی اور انڈیا کا انفلوئنس تھا پاکستان کے اندر، وہ اپنے اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ جو زمین کی الاٹمنٹ کا معاملہ ہے میں اس پر تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گی، ظاہر ہے آپ سارے سسٹم کو جانتے ہیں پاک فوج کے اندر، یہ جو مراعات دی جاتی ہیں یہ کیا تمام جنرلز کو اسی طرح سے دی جاتی ہیں؟ یہ زمین کی الاٹمنٹ جو ہوتی ہے جنرل بھی ہیں پھر وہ جو ہے سربراہ بھی پاک فوج کے سابق سربراہ بھی، تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر کیوں ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ ایک تو میں اپنی پرانی چھوٹی سی بات کمپلیٹ کر لوں کہ جو یہ شکست کے ملبہ پھینکنا ہے نا، انڈیا نے جس نے پاکستان کے اندر ایک ایجنڈا رکھا ہوا تھا، امریکہ جس کا ایک ایجنڈا، جب ان کو شکست ہوئی تو اس کا وہ ملبہ پھینکتے ہیں، جب پاکستان ضرب عضب سے کامیاب ہوا ہے تو انہیں پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف نظر آتا ہے، پاکستان کی آئی ایس آئی نظر آتی ہے، تو انہوں نے مل جل کے کام کیا، ایک کانسیپٹ دیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، وہ آرمی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ بدنام کرواتے ہیں لوگوں کے تھرو جن کے نام میں بھی ہے، وہ ان کی پے رول کے اوپر ہے، پاکستان کی عوام کو اب یہ پہچان جانا چاہیے۔ اب جو آپ نے بات کی مراعات کی، اس میں صرف یہ جرنلز کی بات نہیں ہے، آپ گریڈ 22 کے آفیسر اٹھا کے دیکھیں سول سروسز کی، آپ ان منسٹرز کو اٹھا کے دیکھیں جو باہر جا کے علاج کراتے ہیں، کتنے پیسے وہ علاج کے اوپر ان کے خرچ ہوتے ہیں، ابھی آپ پی سی بی کے چیئرمین کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے جا کے باہر علاج کرایا، اس اتھارٹی پہ علاج کرایا، کدھر سے وہ 60 لاکھ 70 لاکھ روپیہ خرچ ہوا۔ یہ جو مراعات ہیں یہ نہیں کہا جاتا، یہ مختلف طریقہ کار میں یہ ابھی سے نہیں ہے، پاکستان آرمی یا پاکستان کے سول سروسز کے حساب سے آپ بات کریں تو یہ انگریز کے دور سے چلی آ رہی ہیں، تو انگریز کے دور سے اس طرح چلی آ رہی ہے کہ کچھ ایسی فیسلٹیز ہوتی ہیں جو قانون کے اندر آتی ہیں، جب آرمی چیف کو یا سروسز چیف کو یا گریڈ 22 کے کسی سیکٹری کو آپ کوئی چیز الاٹ کرتے ہیں تو وہ قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ الاٹ کرتے ہیں۔ لیکن صاحب سول گورنمنٹ میں تو جس طرح کی بھی مراعات ہیں، جو چیزیں ہیں اور پھر جس لیول کی کرپشن ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن یہ جو الاٹمنٹ کی گئی ہے اس مرتبہ یہ ٹھیک ہے، یہ جسٹیفائڈ ہے؟ پہلے بھی کیا ماضی میں بھی اسی طرح سے اتنی ہی الاٹمنٹ جو ہے زمین کی وہ کی جاتی ہے یا ایسی ہی مراعات دی جاتی ہیں؟ دیکھیے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ایوارڈ کے طور پہ کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو رائٹ کے طور پہ کی جاتی ہیں، تو جب ایک جنرل آفیسر ہو یا میں نے آپ کیا سول میں گریڈ 22 کا آفیسر ہو اور سینئر آفیسر ہو، اس کو کچھ ایگریکلچر لینڈ آتھورائز ہوتی ہے اور کوئی اس کو ریزیڈینشیل پلاٹ آتھورائز ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے قانون کے اندر تفصیل کیا ہوا ہے، یہ چیزیں ان کو دی جائیں گی اور اس کے لیے وہ پیمنٹ کرتے ہیں۔ اب وہ پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈی سی ریٹس کے اوپر، یا جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کی ہے بالکل فری آف کاسٹ نہیں دی جاتی ہے، جو بھی حکومت وقت نے ریٹ مقرر کیا ہوتا ہے پر ایکڑ کے حساب سے زرعی اراضی کا، وہ پے کی جاتی ہے گورنمنٹ کے خزانے میں، اور اس کے ساتھ جتنے ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں وہ بھی پے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک آتھورائزیشن کے اندر اگینسٹ دی آتھورائزیشن کوئی چیز نہیں کی جاتی، جو آتھورائزیشن ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس سے اپروو ہو کے اور مختلف رولز کے تحت اور مختلف پروسیجرز کے تحت وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے کہ جی اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اسے 1 مربع دیا جائے گا، کوئی زیادہ اچھا کام کرے گا تو 2 مربع دے دیے جائیں گے۔ تو یہ باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشن، یہ کوئی چیز اگینسٹ دی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے، یہ تمام چیزیں 100% ود ان دی رولز ہیں۔
रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बस मुझे जाते जाते इतना बता दीजिए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है ब्रिगेडियर साहब के इस तरह के जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं एक साबिक सरबराह पर पाक फौज का एक बहुत बड़े इदारे के जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, इसमें हुकूमत का क्या किरदार बनता है? क्या उन लोगों को सजा दी जानी चाहिए? क्या उनको कटहरे में लाना चाहिए? और हुकूमत का जो किरदार है क्या वो अदा किया जा रहा है? सिविल गवर्नमेंट हुकूमत होगी तो किरदार अदा करेगी ना। डॉन लीग का किससे क्या किरदार अदा किया? ठीक। इससे पहले बहुत सारे जो लोगों ने बयान दिए अदारों के खिलाफ, तो क्या करे, एक अदारा तो नहीं है ना, बहुत सारे। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, सुनी सुनाई बातों पर कौम को अपने इन हीरो को जिनको खिलाज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, जिनकी जितनी तारीफ की जानी चाहिए वो कम है, क्योंकि ये रोल मॉडल्स हैं और ऐसे बहुत सारे और अच्छे लोग हैं जो बहुत ऐसे काम करना चाहते हैं, इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन उनको डीमोटिवेट करने के मुतरादिफ है। अगर हम अपने ऐसे लोगों को बजाय इसके कि खिलाज तहसीन पेश करें, अगर हम उनको ही मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे। हमने ये चाहा और हमारी ये कोशिश थी कि इस मामले के ऊपर ज़रूर अपने प्रोग्राम में बात हो। नाज़रीन, एक ब्रेक लेना है मुझे, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में मैंने जिक्र किया था कि पंजाब भर के जो असातिज़ा कराम हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं अपने मुतालबात को लेकर, और उनके मुतालबात नहीं सुने जा रहे हैं। असातिज़ा ने सेक्रेटरी एजुकेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात भी हुए हैं लेकिन वो मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए क्योंकि इनके मुतालबात नहीं सुने गए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राशिद मंजूर, आपको बहुत शुक्रिया, और इनके साथ यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल पंजाब के कन्वीनर हैं तारिक महमूद साहब। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले राशिद, ये मामला है क्या, मुतालबात क्या है और कितने अरसे से ये मुतालबात के लिए एहतजाज जारी है जो नहीं सुने जा रहे? जी मिशेल, असल में ये आज के मुतालबात नहीं हैं, ये साल साल पुराने मुतालबात हैं जो कि हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है जब तक उसमें ग्रेजुअली तब्दीली हम नहीं लाएंगे उस वक्त तक उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। अब एक स्कूल है, वहाँ पे फर्नीचर ही नहीं है, उसकी चार दीवारी नहीं है, उसकी बुनियादी सहूलियात जो तलबा को दी जानी चाहिए थी वो नहीं है। अगर वो कितने सालों से तमाम मामलात पेंडिंग हैं तो बैक जुम्बश कलम आप फौरी तौर पर अहकामात जारी कर दें कि ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं, तो ये जादू की छड़ी नहीं है, फौरी तौर पर नहीं हो सकती। अच्छा, बताया जा रहा है कि पीटा के तहत जो है सजाएं दी गई हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस तरह की जो बुनियादी सहूलियात जो जब नहीं होती तो उसमें जो लूप होल्स नज़र आते हैं तो उसका तमाम बर्डन जो है वो टीचर्स पे और हेड टीचर्स पे डाल दिया जाता है। अभी तक मैं बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगी, 700 के करीब पंजाब भर से हेड टीचर जो है जिनमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, उनके ऊपर पीडा एक्ट लगा दिया गया है और उन्हें डिवीज़न बदर पहले मरहले में किया गया है, दूसरे डिवीजन में दूसरे अजला में उनके तबादले कर दिए गए हैं और उसके बाद उन्हें कहा गया कि अब हम आपकी इंक्वायरी करेंगे पीडा एक्ट के तहत। ये बहुत बड़ी तादाद है जो आप बता रहे हैं। तारिक महमूद साहब, क्या वजह है, क्यों इतने ज़्यादा असातिज़ा को इस तरीके से आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है, और अगर अनजस्टिफाइड है तो क्यों किया जा रहा है? ये असल में हुआ ये कि पिछले 3 साल में वज़ीर आला पंजाब ने एक रोड मैप पंजाब में मुतारिफ करवाया जी। ये रोड मैप एक बैरूनी माहिर से बनवाया गया, ज़ाहिर है वो यहाँ इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझता था, तो उसमें टारगेट्स इतने हाई रख दिए गए हैं जिन्हें अचीव करना नामुमकिन है। अब ये होता है कि जब वो टारगेट अचीव नहीं होते तो फिर एक तो असातिज़ा को मजबूर किया जाता है, थ्रेट दिया जाता है कि आप जाली और फेक रिपोर्ट्स बनाएं। अच्छा। वो जाली और फेक्स रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आला साहब को सब अच्छा की रिपोर्ट पहुंचाई जाती है, उन्हें तालीमी नताइज आज आला दिखाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो उसके बरक्स है। जब फिर दूसरी तरफ नज़र दौड़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि कम हो रही है, वो बेहतर नहीं हो रही। आप ये कह रहे हैं कि ना वो वसाइल हैं स्कूल्स के पास, मैनेजमेंट के पास या असातिज़ा के पास, ना उनको उस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, लेकिन रिजल्ट्स उनसे मांगे जाते हैं। तो वो क्या रिजल्ट्स हैं जो मांगे जाते हैं, वो क्या तवक्कुआत हैं जो रखी जाती हैं? जो तवक्कुआत रखी जाती हैं, मसलन वो तवक्कुआत ये होती हैं कि आप जो रिजल्ट लाएं वो जैसे लाहौर बोर्ड है तो आपका नतीजा जो है लाहौर बोर्ड से अबव होना चाहिए, उससे कम ना हो। फिर ये एक अजीब बात है कि ऐसे फार्मूले वज़ा कर दिए जाते हैं कि जिनकी बुनियाद पर सज़ाओं का अमल शुरू कर दिया जाता है, वो फार्मूले ही गलत हैं। मसलन
लाहौर बोर्ड का नतीजा अगर आता है 90%, आपका भी अगर 90% नतीजा आप देंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 0 मार्क्स मिले इसका मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, उससे ऊपर आ जाए। सवाल ये है कि एक एवरेज रिजल्ट पूरे बोर्ड का आया है, उससे ऊपर जाना तो मुमकिन नहीं है। फिर ये कहते हैं कि जी पूरे जिले में 10% जो नीचे बॉटम के लोग हैं परफॉर्मेंस में, उनके खिलाफ लाजमी कार्रवाई करेंगे। असल में जो मैं बात समझ रहा हूँ या हम समझते हैं वो ये है कि गवर्नमेंट बाय हुक और क्रुक गुड गवर्नेंस दिखाने के लिए वो लाजमी तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है ताकि ये साबित किया जा सके कि हम बहुत कम है। मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे असातिज़ा होंगे इनमें से जिनके साथ ये बड़ा गलत हुआ होगा, लेकिन आप नहीं समझते कि खुद असातिज़ा का भी इसमें कहीं ना कहीं अमल दखल रहा है, क्योंकि जो एहतराम उनको दिया जाता था उसमें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे स्कूल्स को जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ छोटे शहरों में, गांव की सतह पर, जहाँ पर असातिज़ा जो है वो अपनी जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं निभाते। आज भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो सामने आते हैं। जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन नेग्लिजेंस बिल्कुल मौजूद है। उसकी वजह ये है, सादी सी बात है कि जो पूरे मुआशरे में इन्हतात आया है उसके असरात माशरे के हिस्से ही है ना असातिज़ा, उसके असरात असातिज़ा पर भी है। और हम कतई तौर पर इसकी हिमायत नहीं करते और ना ये दावा करते हैं कि तमाम असातिज़ा जो है आला मेयार के हैं। ठीक है, यकीनी तौर पर इस मेयार में कमी बेशी तो मौजूद है, तो हकाइक की बुनियाद पर जहां कमी बेशी है उसको हकीकत की नजर से देखने के बाद ये सारे अमल किए जाएं। यानी अब आपने मुतालबात जो नहीं सुनने जा रहे हैं, इम्तिहानात के बायकॉट की बात की गई है, तो ये तो फिर स्टूडेंट्स मुतासर होंगे, इम्तिहानात मुतासर होंगे, तो इसके ऊपर कोई नजरसानी होगी या कोई बातचीत अगर हुई हो आपकी गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ? देखिए जी, 1 साल पहले हमसे वादा किया गया था इसी जनवरी के महीने में, ठीक है, कि हम आपके स्केल अपग्रेड करेंगे। आज हमारे यहाँ जो पीटीसी टीचर भर्ती हो रहा है कंपटीशन की वजह से, एक तो वैसे ही उसकी तालीम एनहांस कर दी गई, किसी ज़माने में ये मैट्रिक पीटीसी था, अब वो बीए कर दी गई है, बीए बीएड। और इसके अलावा चूँकि बेरोजगारी ज़्यादा है तो वो उस पर जो अपॉइंट लोग हो रहे हैं वो एमफिल पीएचडी लोग अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन उसको 9वां स्केल दिया जा रहा है, जबकि हमारे क्लर्क्स को जो है वो 14वां स्केल दिया जा रहा है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो मुतालबात हैं और जो अनजस्टिफाइड जो सज़ाएं दी गई हैं जिन टीचर्स को, वो वापस ली जाएं, क्योंकि ये डीमोरलाइज भी करता है, ये जो सारी सूरत हाल है, और डीमोटिवेट भी कर रहे हैं ये टीचर्स को। सो इसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी होनी चाहिए और मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये भी अपील करूँगी असातिज़ा से भी कि वो कम अज़ कम जो इम्तिहानात हो रहे हैं इसका बायकॉट ना करें, क्योंकि इसमें फिर अगेन जो नुकसान है वो तलबा का होगा। नाज़रीन, हमें अपने अगले मौजू की जानिब बढ़ना होगा। उससे पहले बहुत शुक्रिया राशिद आपका भी और तारिक महमूद साहब आपका भी। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, मामला है गैर कानूनी स्टंट्स का, लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का। इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि पेशरफ्त क्या हुई है, पेशरफ्त क्या होनी थी तहकीकात में। बल्कि हमने ये देखा कि तहकीकाती कमेटी के एक मेंबर हैं, PIC के चेयरमैन हैं, आप भी जानते होंगे, खासे फेमस प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हयात साहब हैं। और गुज़श्ता दिनों एक निजी तकरीब हुई जिसके अंदर वो गैर रजिस्टर्ड जो एक कंपनी है जिसके ये गैर रजिस्टर्ड स्टंट्स हैं और उसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो उस कंपनी की जोनल मैनेजर जो है वो भी उस पार्टी में मौजूद थी। उसमें हुआ क्या, इस हवाले से हम बात करेंगे, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और मियां नवीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, इनसे उसके हवाले से मज़ीद जानते हैं। नवीद, बताइएगा वो निजी महफिल, रक्स सुरूर की महफिल, और उसमें क्या होता रहा जिसमें एक जोनल मैनेजर उस कंपनी की है और 7 डॉक्टर साहब हैं? जी मिशेल, बिल्कुल इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि एक आला ओहदे पर बैठा हुआ एक शख्स जो PIC में हज़ारों मरीज़ आते हैं और उनके ऊपर वो एक उनका हेड है, उनको उन्होंने इलाज मुआवजा फराहम करना होता है, लेकिन आप ये वीडियो देखेंगे तो इंतहाई गैर अखलाकी वीडियो। अफसोस की बात है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है तकरीबन 16 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक किसी बात का नोटिस नहीं लिया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नियो न्यूज़ ने उसको ऑनर किया है कि इसमें बाकायदा तौर पर जो उनके डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हैं सहर नशीन, उन्होंने बताया है कि वो इसके ऊपर उनकी जो कंपनी को गैर कानूनी जो स्टंट है उसको जो खरीदारी के लिए मजबूर किया जा रहा है। और थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में हम बात करें, ये जो आई है सामने, इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, इसमें बहुत साफ नजर आ रहे हैं डॉक्टर नदीम हयात साहब भी, और वो खातून है जो कि जोनल मैनेजर है उस कंपनी की। अगर एक जुर्म करने वाला इंसान और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाला शख्स, उस कमेटी का मेंबर, वो एक साथ एक निजी महफिल में होंगे जहां पर इल्तिफात का मुजाहिरा जो है वो भी किया जाएगा, लुत्फ़ो करम भी होगा,
وہ کیسے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ جی مشل بالکل یہ جو نجی کمپنی کی جو زونل مینیجر ہے حاجرہ، یہ ان کی فوٹیج جو اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہے، اور ساتھ جو ہیں وہ جو چیئرمین PIC پروفیسر ڈاکٹر ندیم حیات ملک ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارے علماء کرام کہاں ہیں کہ ایک نجی محفل میں شراب پی جا رہی ہے. یہ ہمارا مسلمان جو ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہ مسلم کنٹری ہے، تو گورنمنٹ کہاں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کہاں ہے، نوٹس کس بات کا لے رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ نجی محافل میں کوئی کچھ بھی کرے ذاتی زندگی میں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جو تحقیقاتی کمیٹی کا ممبر ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے اسٹنٹ کے معاملے پر، اور اسی کمپنی سے جس کمپنی کی یہ زونل مینیجر ہے یہ خاتون، یہ دونوں ایک ہی نجی محفل میں موجود ہیں. رقص و سرور کی محفل بھی ہے اور التفات و کرم بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کیے جا رہے ہیں. تو انویسٹیگیشن وہ شخص کیسے کرے گا، سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو بذات خود ایک جو اعلیٰ سطح کی جو ایک کمیٹی بنائی تھی ان میں ان کا نام تھا، لیکن اب تو وہ کمیٹی کا پتہ نہیں کیا فیصلہ آئے گا، لیکن اب سارا جو ملبہ مریضوں کے اوپر پڑ گیا ہے. مشل تقریباً اب اس وقت سرکاری اسپتالوں میں 1500 سے 2000 جو مریض ہیں جن کی سرجری رک گئی ہے، آرتھوپیڈک دل کے جو مریض ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ بن گیا اب جو گورنمنٹ نے اس کا کوئی حل نہیں دیا. اسٹنٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو یا غیر رجسٹرڈ، لیکن اس حوالے سے اب جو رجسٹرڈ اسٹنٹ ہے وہ تقریباً 55 ہے، اور ان میں سے بھی وہ جو ایسی کمپنیاں ہیں کہ بالکل من مرضی من پسند کمپنیاں ہیں. اور اب اسٹنٹ ویسے بھی شارٹیج ہو چکی ہے سرکاری اسپتالوں میں، نہ تو دل کی سرجری ہو رہی ہے، نہ آرتھوپیڈک کے آپریشن ہو رہے. سب سے بڑا مسئلہ غریب مریضوں کا بن چکا ہے، سارا ملبہ پھر ان کے اوپر آ گیا، اور گورنمنٹ پتہ نہیں کہا ہے کہ 15 دنوں سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس معاملے سے نکل سکے. نوید، سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ کا ڈاکٹر، ہارٹ سرجن جو دوسروں کو سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، وہ خود ان کے لیے کیا مثال جو ہے وہ قائم کر رہا ہے اس نجی محفل میں بیٹھے ہوئے. اور یہی ہمارا مقصد تھا یہ ویڈیو دکھانے کا بھی اور اس شخص کو سامنے لانے کا بھی کہ اگر ایسا شخص جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹی میں ہوگا تو یہ تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے. اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، کم از کم پنجاب حکومت کو، خادم اعلیٰ کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے. اسی امید کے ساتھ پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ میاں نوید آپ کا. ناظرین، مشل بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.